नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नए गौतम अडानी की। एक गौतम अडानी पूरा देश जानता है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। जबकि सच्चाई से परे अगर आप देखोगे तो 2014 से पहले विजय माल्या से लेकर बहुत सारे ऐसे बड़े उद्योगपति जिनको लोन दिया गया, 2014 के बाद वो देश छोड़कर भागे, लेकिन आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए जाते हैं, फिर चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। तो गौतम अडानी को लेकर सच्चाई यह है कि गौतम अडानी एक उद्योगपति है, और जब किसी हम उद्योगपति की या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो यह सबको पता है कि इस देश में टेंडर प्रक्रिया में क्या चलता है। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, टेंडर किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरीके से टेबल के नीचे से जो है वो क्या खेल होता है, वो सबको पता है। लेकिन सवाल यह है, जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेस करता है, वो उद्योग चलाता है और उद्योगों से उसकी कमाई होती है। लेकिन फिर दूसरा सवाल यह है कि राजनेता, आप किसी भी राजनेता को आप उठाकर देखिए, कुछ एक को छोड़ दीजिए, तो आपको सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिनसे इनकी जो संपत्ति है वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही चली जाती है। तो अब आप सोचोगे कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा सकती। तो कांग्रेस पार्टी दाएं बाएं से कोई ना कोई मुद्दा उठाकर उसको नरेंद्र मोदी के साथ चिपकाने का प्रयास करती है। हालांकि अब तक कांग्रेस पार्टी को इस पे सफलता नहीं मिली है। अब गौतम अडानी को लेकर थोड़ा सा हम भ्रम भी दूर कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जहां भी वो इस देश में जिस राज्य से निकले वहां पर गौतम अडानी का नाम लिया। और उस वक्त राहुल गांधी राजस्थान के दक्षिण हिस्से से होकर गुजरे, लेकिन वो गुजरात से नहीं गुजरे। यह भी बड़ी दिलचस्प जो है वो एक स्टोरी है कि वो गुजरात से क्यों नहीं गुजरे। अलग से हम जो है वो किसी वीडियो में इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त, जिस वक्त राहुल गांधी गौतम अडानी को कोस रहे थे, उसी वक्त अशोक गहलोत तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 65,000 करोड़ का एमओयू साइन कर रहे थे गौतम अडानी के साथ, और दोनों एक ही मंच के ऊपर बैठे थे। हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी गई गौतम अडानी को, उसकी जांच जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी की झारखंड और छत्तीसगढ़ दो जगह पर 4 खाने जो है वो बंद पड़ी थी कोल माइंस की, जिसमें से 2 खानों को पुनः चलाने के लिए वापस से, क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, अशोक गहलोत उन फाइलों को लेकर 10 जनपद के चक्कर काट रहे थे। तो यह है सच्चाई। इसके अलावा रेवंत रेड्डी, आपको पता ही है, विदेशी धरती पर 12,000 करोड़ का उसी वक्त एक एमओयू साइन किया था। और इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसके लिए 100 करोड़ का चंदा भी लिया था अडानी से। लेकिन जब यह मुद्दा ज्यादा गर्मा गया तो उसके बाद में वो रकम, वो चेक जो है वो वापस लौटा दिया गया। तो और उससे बड़ी अगर सच्चाई की हम बात करते हैं तो उससे बड़ी सच्चाई यह भी है, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त विदेशी जो आंका थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी कठपुतली बने हुए थे। अब आप कहोगे ये कैसे? तो ये उस वक्त की बात है जब हिंडनबर्ग का हम पूरा उसको रिसर्च करते हैं रिपोर्ट को, और उसी वक्त पे आपने ये भी देखा कि गौतम अडानी की संपत्ति लगातार जो है वो बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती जा रही थी। और कभी भी आपने देखा यूएसए को यह बर्दाश्त नहीं होता है। इससे पहले चाइना का एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा उद्योगपति जैक मा, वो अचानक से गायब हो गया। तो वो अचानक से गायब कैसे हुआ? गौतम अडानी जो लगातार जो है वो अमेरिकन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको चैलेंज दे रहे थे, उनके लिए चुनौती बने हुए थे। तो किस तरीके से गौतम अडानी को बर्बाद करने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया।
और उस सिस्टम में क्या हुआ आपको पता ही है कि गौतम अडानी सीधे जो है वो टॉप 20 जो मिलेनियर्स बिलेनियर्स थे उस लिस्ट से बाहर हो गए। तो ये एक पूरा खेल था और उस खेल में कांग्रेस पार्टी ने भरपूर जो है वो विदेशी जो ताकतें थी उनका साथ दिया। ये कहना जो है वो कतई कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तो हुई गौतम अडानी की बात। अब इस वक्त राज्यसभा के क्योंकि 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, नामांकन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पास गिनती के 3 राज्य हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक में कोई राज्यसभा सीट के लिए चुनाव नहीं होना। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था पिछली बार आपको पता है, अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और वो चुनाव हार गए। उसके बाद में दूसरे राज्य से अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा गया, तो इस बार अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से जो है वो अपना नामांकन किया है। और जो नामांकन किया है, पिछले 6 साल में क्या बदला, तो पिछले 6 साल में अचानक से अभिषेक मनु सिंघवी की कोविड के बाद में जो संपत्ति में इजाफा हुआ, वो अगर आंकड़े आप देखोगे तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। 2024-25 376 करोड़ रुपए एक साल की जो इनकम थी। इससे पहले 2023-24 में 333 करोड़, इससे पहले 2022-23 में 359 करोड़, 2021-20 में 290 करोड़ और 2020-21 में 158 करोड़। ये पिछले 5 साल का, जिसमें 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की अभिषेक मनु सिंघवी ने। अब अभिषेक मनु सिंघवी इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इस देश में न्याय बिकता है। और कैसे बिकता है ये अगर आपको जानना है तो आपको पता ही है। बहुत बड़ा उदाहरण यशवंत वर्मा, जिसके घर पर करोड़ों रुपए जो है वो नकदी जल गए, राख हो गई। ये इसका एक बड़ा उदाहरण था। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास जो है वो उदाहरण है। हमने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से मुंबई में, इसके अलावा जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो मित्तल साहब थे, जो दूसरे जज के घर पर 15 लाख की डिलीवरी हो गई थी। तो वो तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो सामने हैं। अब जब हम अभिषेक मनु सिंघवी की, तो अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ वकालत करते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। तो करोड़ों रुपए की फीस देने वाला है कौन? तो करोड़ों रुपए की फीस देने वाले लोगों में अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल। अब आप सोचकर देखिए कि जो आदमी यह कहता हो कि वो आम आदमी है, उसके पास जो है वो कुछ भी नहीं है, वो चप्पल में चलता है, वो मफलर बांधता है, 375 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले वकील को कैसे हायर कर सकता है? फिर उदाहरण दिया जाता है शर्जील इमाम और उमर खालिद का, और यह भी कहा जाता है कि नैतिकता के नाते अभिषेक मनु सिंघवी ने उन लोगों से फीस नहीं ली। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पैसा जो है वो आता कहां से है? जबकि जो बार एसोसिएशन की रूल बुक है, उस रूल बुक के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो सैलरी स्लिप लेता है, सैलरी लेता है, वो व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। तो फिर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकालत कैसे करते हैं? क्योंकि वो दोनों ही सांसद है, दोनों को सैलरी मिलती है, दोनों सैलरी स्लिप में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, अगर उसका सांसद कोई वकील है और वो उस पार्टी से ताउम्र जुड़ा हुआ है, उसी के रिलेटेड जो है वो मुद्दे, वो जो है वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है, तो वो एक तरफा कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर जो निशाना साधते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, अब उनको यह तो पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी का ही जो है वो विकास हो रहा है, यहां पर तो अभिषेक मनु सिंघवी का भी विकास हो रहा है। तो फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर क्यों है? और दूसरा, आज फिर जब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि दोनों खबरें एक साथ ही आई है, तो राज्यसभा से तेलंगाना से जो है वो राज्यसभा की सीट और राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बन ही जाएंगे। लेकिन साथ में आज संसद में पहला जो सत्र था, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी बजट सत्र के दौरान, तो राहुल गांधी ने नरवणे की जो किताब थी उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया।
सदन नहीं चला, सदन में टकराव की स्थिति पैदा हुई। राहुल गांधी को भी ओम बिरला जो है वो रूल बुक के रूल समझाने लगे, नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद सदन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन साथ में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव पे बजट सेशन के दूसरे सत्र में यानी कि आज बहस होनी थी, लेकिन एक बार फिर आदतन जो कांग्रेस पार्टी के शेर थे, जो अपने आप को तथाकथित शेर कहते हैं, जिनको लगता है कि एआई समिट में जाकर नंगा नाच करने से वो शेर बन जाएंगे, तो फिर सच्चाई यह है कि जब जूते पड़े तो फिर वो अपने अपने स्टेट को भाग क्यों गए, छुपे हुए क्यों बैठे थे। और फिर उससे भी बड़ा सवाल, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई। संसद में ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर तय था कि आज उसके ऊपर बहस होनी है, लेकिन उस चर्चा से भी कांग्रेस पार्टी भाग गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जो है वो मिडिल ईस्ट को लेकर, ईरान को लेकर चर्चा चाहती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त मकसद जो है वो देश की जनता को भ्रमित करना, गुमराह करना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अराजकता का एक माहौल बने और शायद उस माहौल की वजह से इनको फायदा हो और कांग्रेस पार्टी को कोई जीत हासिल हो जाए। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर नहीं आ रही है, और यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।